कक्षा 12वीं विषय भूगोल के अंतर्गत अध्याय 3 में आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। मैं श्रीमती अर्चना तिवारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरारी में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जनसंख्या संगठन। विश्व की जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्याएं पाई जाती हैं। विश्व में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है। सब व्यक्ति अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, अद्वितीय होता है। लोगों को उनके आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा तथा उनके निवास के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। किस प्रकार के लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार की उनकी शिक्षा है, इन सब बातों से उनको अलग किया जा सकता है। विश्व में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है, लेकिन हर जगह ये नहीं है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। कहीं पर स्त्रियों की संख्या कम है, कहीं पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। जो विकसित देश है वहां पर जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है, और जो विकासशील या अविकसित देश हैं वहां पर स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। महाद्वीपीय स्तर पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि अमेरिका, यूरोप में जनसंख्या स्त्रियों की अधिक पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में स्त्रियों की जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्षों को निरूपित करता है जिसकी माप की जा सकती है, मतलब जिसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। एक पक्ष और दूसरे पक्ष में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, इसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे लिंग संगठन। स्त्री एवं पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकी विशेषता होती है। स्त्री और पुरुष की जनसंख्या से ही किसी देश की जनसंख्या का पता लग सकता है। किसी देश या क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किसी देश में या क्षेत्र में पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात को भिन्न भिन्न शब्दों देशों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया जाता है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। मतलब लिंग अनुपात कम है, ज्यादा है, बराबर है या अधिक है, इन सब बातों से हम स्त्रियों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। जिस देश में लिंग अनुपात अधिक होगा वहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। जहाँ जिन देशों में लिंग अनुपात कम हो ज्यादा होगा वहां पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी। जिन देशों में लिंग भेदभाव बहुत ज्यादा होता है वहां लिंग अनुपात में स्त्रियों के लिए प्रतिकूल होती है, मतलब उसके अनुकूल नहीं होती। स्त्रियों की स्थिति वहां पर अच्छी नहीं होती है। कुछ देशों में लिंगानुपात, अब हम क्या करते हैं, लिंगानुपात निकालने के लिए हमको एक सूत्र लागू करना पड़ता है। तो कुछ देशों में लिंगानुपात अलग सूत्र से निकलता है और कुछ देशों में अलग, भारत में अलग निकलता है। कुछ जो विकसित देश हैं वहां पर लिंगानुपात सूत्र निकालने का सूत्र है, पहले लिखेंगे हम पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणित 1000, मतलब प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ये कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की सूत्र का प्रयोग किया जाता है। भारत में लिंगानुपात निकालने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है, वो है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणित 1000 या प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल नहीं होने का कारण है कि स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होना। कहीं पर स्त्रियों की संख्या अधिक होने का अर्थ यह भी है कि उनकी स्थिति बेहतर है। यह हो सकता है कि वहां के पुरुष रोजगार के लिए प्रवास कर रहे हैं। कहीं पर क्या होता है, स्त्रियों की संख्या अधिक दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां की स्त्रियों की स्थिति एकदम बेहतर ही हो सकता है कि वहां के पुरुष प्रवास कर गए हों रोजगार के लिए। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 910 स्त्रियां हैं। ये औसत पूरे विश्व का औसत लिंगानुपात है और सब जगह अलग अलग पाया जाता है। विश्व की सबसे उच्चतम लिंग अनुपात वाला देश है लैटविया, जहां 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 1187 है।
सबसे निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में है, जहां पर 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 468 है। अब हम देखते हैं लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास और चौथा युद्ध। जन्म दर। जिन देशों या क्षेत्रों में जन्म दर उच्च होती है वहां लिंग अनुपात कम होता है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में जन्म के समय स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। दूसरा है मृत्यु दर। उच्च मृत्यु दर होने पर लिंग अनुपात कम रहता है, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक होती है। तीसरा है प्रवास। जिन क्षेत्रों में प्रवास होता है वहां लिंग अनुपात अधिक होता है, क्योंकि प्रवास पुरुष अधिक करते हैं और अपनी काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। युद्ध में भी प्रायः पुरुष ही भाग लेते हैं, अतः इसमें भी लिंग अनुपात अधिक बढ़ता रहता है। अब हम देखेंगे आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक है। आयु संरचना को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है बाल जनसंख्या, दूसरा है युवा जनसंख्या और तीसरा है वृद्ध जनसंख्या। बाल जनसंख्या 0 से 14 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या बाल जनसंख्या कहलाती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 35.6% भाग बाल जनसंख्या का है। विकसित देशों में यह संख्या कम है, 25% के आसपास है। विकासशील देशों में इसकी संख्या ज्यादा है, 40% के आसपास है। जिन देशों में जन्म दर उच्च होती है बाल जनसंख्या ज्यादा होती है। जहाँ जन्म दर ज्यादा होगा वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। दूसरा है युवा जनसंख्या। 15 से 59 आयु वर्ग के बीच की जनसंख्या युवा जनसंख्या कहलाती है और इसी जनसंख्या पर ही पूरे देश का भार होता है। विकसित देशों में यह आयु 15 से 65 वर्ष तक होती है। आर्थिक दृष्टि से यह एक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में इन्हीं का हाथ होता है। बाल एवं वृद्ध जनसंख्या का भार भी इसी पर ही होता है। अगला हम देखेंगे वृद्ध जनसंख्या। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या 15% तक होती है। विकासशील देशों में वृद्धों की संख्या 5% तक है। भारत जैसे विकासशील देशों में 60 से ऊपर तक की जनसंख्या 8% तक है। अब हम देखेंगे आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों में है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। सबसे पहले देखते हैं जन्म दर। उच्च जन्म दर में बाल जनसंख्या अधिक होगी। अगर जन्म दर उच्च होगा मतलब वहां पर बाल जनसंख्या अधिक है। जन्म दर न्यून होने से युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। जहां जन्म दर कम है वहां पर युवा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक होने पर बाल जनसंख्या कम होती है। अगर शिशु मृत्यु दर अधिक होगा तो बाल जनसंख्या कम पाई जाएगी, बच्चों की संख्या कम पाई जाएगी। वृद्ध जन्म दर कम होने से वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। अगर वृद्धों की मृत्यु दर कम होगी तो वृद्धों की संख्या इधर बढ़ जाएगी। तीसरा है प्रवास। प्रवास प्रायः युवा जनसंख्या द्वारा किया जाता है। जहां से प्रवास होता है वहां युवा जनसंख्या कम होती है और जहां को प्रवास होता है वहां युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। मतलब जिस स्थान से युवा प्रवास कर जाता है दूसरे स्थान पर, वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है और जहां पर जाता है काम की तलाश में वहां पर युवा जनसंख्या बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन उनके निवास स्थान के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की आजीविका और उनकी सामाजिक रहन सहन, उनकी सामाजिक दशाएं और आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं।
अब हम देखेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर का मापदंड भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। किसी देश में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, किसी देश में नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, एवं नगरीय जनसंख्या में जो वहाँ के लोग होते हैं, जनसंख्या जो वहाँ की होती है वो गैर प्राथमिक क्रिया जैसे द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में लगे होते हैं। अब हम देखेंगे आगे ग्रामीण जनसंख्या क्या है। प्राथमिक कार्यों में संलग्न गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप में 60% जनसंख्या ग्रामीण है। यहाँ संस्कृति का आधार ग्रामीण जीवन एवं कृषि है। अब हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या। किसी देश की नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। वहाँ के लोग अधिकांशतः नगरों में निवास करते हैं। औद्योगिक क्रांति के पूर्व नगरों एवं नगरीय जनसंख्या बहुत कम थी। किसी प्रदेश में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात बढ़ने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। औद्योगिकरण के पहले नगर कम थे, अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही लोग निवास करते थे। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई, नगरों का विकास हुआ, लोगों का संसाधन बहुत ज़्यादा सुलभ हुए और लोग शहरों में रहना शुरू किए और नगरों का विकास हुआ। अब हम देखते हैं साक्षरता। साक्षरता किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचक होती है। साक्षरता का मुख्य प्रभाव जनसंख्या के रहन सहन, जीवन यापन, सामाजिक दशा, शिक्षा, सुविधा की प्राप्ति एवं सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन पर पड़ता है। साक्षरता के कारण एवं परिणाम दोनों सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। पिछले दशकों में भारत सहित विश्व के कई विकासशील देशों में साक्षरता दर बढ़ी है। साक्षरता दर का बढ़ना जनसंख्या के विकास का सूचक है। अब हम देखते हैं साक्षरता बढ़ने के लाभ। विकास का स्तर बढ़ा, अनेक प्रतिष्ठानों में पुरुषों के साथ महिलाओं को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उद्योग धंधों में परिवर्तन आए, कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हुआ, उन्नति के नए आयाम सामने आए। विकास का स्तर बढ़ा, साक्षरता बढ़ गई, लोग अपने आप को अपना विकास करने लगे। अनेक प्रतिष्ठानों में जहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी तो महिलाओं को काम नहीं मिलता था, अब महिलाओं को भी काम मिलने लगा। उद्योग धंधों में परिवर्तन आया, नए नए आविष्कार हुए, नई नई क्रांतियाँ आई, नए नए मशीनें उद्योगों में लगी। कृषि के क्षेत्र में आया, कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज, उन्नत खाद, इन सब चीज़ों का प्रयोग होने लगा। प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार आया, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आने लगे और देश की प्रगति हुई, देश की व्यवस्था में सुधार हुआ, उन्नति के नए आयाम सामने आए। इस प्रकार देश उत्तरोत्तर उन्नति करने लगा। अब हम देखते हैं व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण तत्व होता है व्यावसायिक संरचना। 15 से 60 वर्ष आयु की जनसंख्या कार्यशील युवा जनसंख्या होती है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं और निर्माण कार्य द्वितीयक सेवाओं में आते हैं। परिवहन संचार अन्य सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय में स्थान दिया गया है। अनुसंधान एवं वैचारिक विकास चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। भिन्न स्तरों पर क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचक होती है। इस प्रकार के लोग जिस प्रकार के कार्य में लगे होते हैं वो उस देश के विकास का सूचक होती है। विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में लगे होते हैं और ये देखते हैं कि यदि किसी देश की जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में ज्यादा लगी हुई है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अविकसित मानी जाती है। इस प्रकार से व्यावसायिक संरचना किसी भी जनसंख्या और उस देश के विकास का सूचक होती है। हमारा ये जनसंख्या संगठन वाला पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।